आज से तकरीबन 27 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाकों के जरिए रिवायती दुश्मन भारत को यह एहसास दिलवाया कि अब वो कभी भी अपनी फौजें लेकर पाकिस्तान में घुस नहीं सकता। इसलिए 98 के बाद आपने कभी 65 या 71 जैसी जंग नहीं देखी। इसलिए हम हर साल 28 मई को फख्र करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज के रोज भी पाकिस्तान में बयानिए की जंग जारी है। बयानिए की जंग एक बैरूनी है भारत के साथ, जहां भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक अपनी कामयाबी का झूठा राग आलाप रहा है और आए रोज पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, जिसका जवाब पाकिस्तान ने भारत को दुनिया से अकेला करके अपनी सिफारती कामयाबी से दिया और इंशाअल्लाह हमेशा देता रहेगा। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, जो है अंदरूनी बयानिए की जंग। आज पाकिस्तान के हुक्मरान जमात की अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून, तो वो पूरी कौम को 28 मई की मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बयानिया बना रही है कि एटम बम के बानी मियां नवाज शरीफ हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का यह बयानिया है कि एटम बम के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। इस बात में कोई शक को शुबा नहीं कि एटम बम बनाना किसी एक बंदे का काम नहीं, किसी एक फर्द का काम नहीं था। हकीकत तो यह है कि हम 80 की दिहाई से एटम बम बनाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन मुनासिब वक्त के इंतजार में थे और 1971 में हम ये जानते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 50 के करीब बड़े पाकिस्तानी साइंटिस्ट को जमा किया और मुल्तान में एक खुसूसी मीटिंग की, जहां पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। और 98 में नवाज शरीफ साहब ने दुनिया का भरपूर दबाव बर्दाश्त करते हुए चागी में 6 धमाके किए। इसलिए मेरी नजर में खिराज तहसीन के हकदार वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर से नवाजा। मैं आज के दिन की मुनासबत से उनका जिक्र करना चाहता हूं जो अनसंग हीरोज कहलाते हैं। जिक्र करें उन पाकिस्तानियों का, उन साइंटिस्ट पाकिस्तानियों का जिनकी बदौलत आज हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान का नाम पहले लेते हैं। हम लेंगे नाम प्रोफेसर अब्दुल सलाम का। याद रखिए ख्वातीनो हजरात, मजहब कोई भी हो उस शख्स का, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान की खिदमत की है तो हमें उसे सलाम पेश करना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल सलाम, जिनकी फिजिक्स में इनकलाबी तहकीक की बदौलत सन 1989 में उनको फिजिक्स के नोबेल इनाम से नवाजा गया। दुनिया में उनके नाम से आज कई यूनिवर्सिटीज वियना में कायम हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कायम हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनकी कामयाबी को देखते हुए कई साइंटिस्ट आगे आए, कई नौजवानों में यह शौक पड़ा कि वो साइंस और फिजिक्स के ऊपर काम करें। जिक्र करें आप कुछ और नामवर साइंटिस्ट का, तो मुनीर अहमद खान का नाम लेना बहुत जरूरी है, जिन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शामिल होने से पहले 14 साल वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में काम किया था। वो एशिया के पहले साइंटिस्ट थे जिनको IAEA ने हायर किया, और न सिर्फ हायर किया, अहम तरीन ओहदों पर, हेड ऑफ रिएक्टर जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनको शामिल किया गया। और ये उनकी यकीनन बड़ी कामयाबी थी कि वो इतनी बड़ी पोजीशन से उठ के वो पाकिस्तान है। उन्हीं की मेहनत की बदौलत हम जानते हैं कि काहूटा रिसर्च लेबोरेटरी ने काम शुरू किया, जिसे हम KRL भी कहते हैं। वो एक प्लूटोनियम एक्सपर्ट थे और वो बहुत कमाल के एक्सपर्टीज रखते थे। आज कौम मुनीर अहमद खान साहब को सलाम पेश करती है और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी खिदमात पूरी कौम हमेशा याद रखेगी। बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद खान साहब। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम भी मैं लेना चाहूंगा, अशफाक अहमद खान साहब, जो कि एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने पाकिस्तान के एटम बम का पहला कामयाब डिजाइन बनाया। यकीनन हमें याद रखना चाहिए उन साइंटिस्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक अहमद खान साहब। इसी तरह एक और बड़ा नाम है मोहम्मद हफीज कुरैशी साहब। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर इशरत उस्मानी साहब। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब। और आखिर में सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा, जिनको यकीनन आज पूरी कौम खिराज अकीदत, खिराज तहसीन और सलाम पेश करती है, जिनका नाम है मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान। यकीनन अब्दुल कदीर खान साहब की आज जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आज उनकी एक बेटी का इंटरव्यू पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, जिसमें उनके जज्बात कुछ ऐसे थे कि पीपल लव हिम एंड रिमेंबर हिम, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ही शुड। कोई शक व शुबा नहीं
कि आज मैं समझता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम जहां जहां जिस जिस जगह होना चाहिए, जहां जहां जिन जिन पोस्टर्स, तशहीरी मुहिम, एड्स के अंदर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीरें होनी चाहिए, नहीं है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। तहकीक से पता चलता है कि डॉक्टर कदीर खान सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी जो उनकी कामयाबी थी, वो ये थी कि उनसे पहले जब एटम बम बनाया जाता था तो उसमें एक बड़ा सेंट्रीफ्यूज होता था, और अब्दुल कदीर खान की मेहनत की बदौलत, उनकी रिसर्च की बदौलत एक ऐसा एटम बम बनाया गया जिसमें 30 छोटे सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल किए गए एक बड़े की जगह, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत एटम बम की मोबिलिटी, उसकी नकलो हरकत में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पहले बड़ा मुश्किल था एटम बम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, वो बहुत आसान हो गया क्योंकि अब 30 सेंट्रीफ्यूजेस थे, तो वो डिफरेंट पीसेस में ट्रांसपोर्ट, छोटे छोटे पीसेस में ट्रांसपोर्ट हो सकता था, जो कि अब्दुल कदीर खान को दुनिया के साइंटिस्ट से अलग कर देता है। आज ये पूरी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सलाम पेश करती है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करती है, और हमें हमेशा अपने हीरोज को याद रखना चाहिए। इंसान को हमेशा हकीकत पसंद रहना चाहिए, रियलिटी से करीब रहना चाहिए। यह भी एक हकीकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो साइंटिस्ट की हिस्ट्री है, अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी साइंटिस्ट का तो जिक्र हुआ, कुछ इंटरनेशनल जो नामवर साइंटिस्ट हैं जिनका किरदार रहा एटम बम के पीछे, उनका जिक्र ही मैं करना चाहता हूं। आइजैक न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी और उनकी ग्रेविटी पर रिसर्च का फायदा उठाते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिससे इंसान को पता चला कि छोटे मास में, स्मॉल मास में, छोटे साइज के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद में एनर्जी आ सकती है जिसकी कोई इंतहा ना हो और उससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और यही थ्योरी एटम बम की बुनियाद बनी। और वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें डायरेक्टर लगाया गया रॉबर्ट ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर बड़ी मशहूर फिल्म भी बनी रिसेंटली। हम जानते हैं कि ओपनहाइमर वो साइंटिस्ट हैं जिनको एटम बम का बाप कहा जाता है। 16 जुलाई 1945 को ओपनहाइमर ने दुनिया का पहला एटम बम बनाया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका में। और कमाल बात यह थी कि अगले ही महीने अगस्त 1945 में जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए गए। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया को मालूम हुआ कि यह एटम बम कितना खतरनाक है। और यह भी एक हकीकत है कि एटम बम बनाने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, वो इस जानों के ज़िया पर, इस नुकसान को देखकर इंतहाई गमज़दा हुए। ये भी एक रियलिटी है, फैक्ट है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा न्यूक्लियर की ताकत को खत्म करने की वकालत में गुजारा। और जितने भी साइंटिस्ट रहे, उन्होंने जब ये तबाही देखी तो उन्होंने सोचा कि क्या दिस इज द वे फॉरवर्ड, क्या दुनिया की इससे तरक्की हुई या दुनिया का नुकसान। तो यकीनन आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे, अनसंग हीरोज को सलाम पेश करेंगे।